इंडिया में एक और बैंक ऐसा बन गया है जो कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में शामिल हो चुका है और इसको अब शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिल चुका है। ये आपको दिख रहा जो नोटिफिकेशन है ये आरबीआई की तरफ से जारी किया गया है। तो आज हम समझेंगे कि आखिर ये एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक क्या है, ये शेड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या होता है और इसके फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करिए। तो सबसे पहली बात तो हुआ क्या है कि अभी 17 जुलाई को आरबीआई ने अपना नोटिफिकेशन निकाला और ये बताया कि ये जो एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक है इसको सेकंड शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है आरबीआई एक्ट 1934 के। तो सेकंड शेड्यूल में शामिल होने का मतलब क्या है कि अब ये जो बैंक है ये शेड्यूल्ड बैंक के नाम से जाना जाएगा। अभी तक ये शेड्यूल्ड बैंक नहीं था, पेमेंट बैंक का एक टाइप ही था या कह सकते हैं पेमेंट बैंक का प्रकार था, लेकिन अपने नाम के आगे शेड्यूल्ड बैंक ये नहीं लगा सकता था, अब ये लगा सकता है। तो इसके वजह से शेड्यूल्ड बैंक होने की वजह से अब जो इसके कुछ प्रिविलेजेस हैं बढ़ गए हैं, उसके साथ साथ इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें भी काफ़ी इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले हम समझें कि शेड्यूल्ड बैंक का मतलब क्या है, कौन सा बैंक शेड्यूल्ड होता है और क्या इसके लिए कंडीशंस हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक का मतलब बस इतना ही है कि आरबीआई जिस भी बैंक को अपने आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में शामिल कर ले उसको ही शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है। और इसी को लेकर कई बार एक डाउट भी रहता है कि क्या जो सरकारी बैंक हैं वही शेड्यूल्ड बैंक है। नहीं, शेड्यूल्ड बैंक में वो सरकारी हो प्राइवेट हो कोई भी बैंक हो सकते हैं। तो लेकिन इस सेकंड शेड्यूल में शामिल होने के लिए बैंक को करना क्या होता है, तो इसके लिए आरबीआई की दो कंडीशंस हैं। सबसे पहले आरबीआई का जो रिगरस क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। बहुत सारे क्राइटेरियाज आरबीआई के रहते हैं और उसमें से एक होता है कि पेड अप कैपिटल या जो रिजर्व कैपिटल है उसको लेकर ही कम से कम बैंक के पास 5 लाख होनी चाहिए। और सिंपल सी बात है, आज के ज़माने में अगर कोई पेमेंट्स बैंक भी ओपन करने के लिए लाइसेंस देता है तो उसका जो पेड अप कैपिटल है वो इससे बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसी के साथ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपको क्या पता है कि पेमेंट्स बैंक के लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और जो दूसरा इसका क्राइटेरिया है कि जो भी बैंक ऐसा है जो सेकंड शेड्यूल में शामिल होना चाहता है उसके पास जो सर्विसेज हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट की होनी चाहिए, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग कर रहा है और जो सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस वो अपना रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कर रहा है कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को खूब ज़्यादा दिखा करके दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट खुलवाओ 12% इंटरेस्ट पाओ और ऐसा करके कस्टमर्स को उल्लू बनाया जा रहा हो। इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो तो नहीं कर रहा है। तो बैंक के लिए देखा जाता है कि वो सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस अपना रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख रहा है और आरबीआई के जो बहुत डिफरेंट जो मैंडेट्स हैं और बहुत डिफरेंट जो क्राइटेरियाज हैं उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर ये सारी चीज़ें कर रहा होता है तो आरबीआई उस बैंक को अपने सेकेंड शेड्यूल में शामिल कर लेता है और उसके वजह से ही वो बैंक शेड्यूल्ड बैंक फिर कहलाता है। अगर हम बात करें शेड्यूल्ड बैंक की तो इसके दो टाइप होते हैं। एक तो है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, मतलब जिसमें आपके पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं, फॉरेन बैंक्स भी होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबीज हो गई या पेमेंट्स बैंक, ये सारे आते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इसके कहने का मतलब ये है कि इतने सारे तरह के जो बैंक होते हैं उनको शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं सारे के शेड्यूल्ड बैंक हैं, नहीं। मतलब शेड्यूल्ड बैंक में प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी आते हैं, सारे नहीं, जो क्वालिफाई करेंगे वो। इसी तरह फॉरेन बैंक्स भी आएंगे लेकिन जो क्वालिफाई करेंगे वो। तो ऐसे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होंगे वो इन सारे टाइप्स के होंगे। वहीं पे दूसरा होता है शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसमें जो स्टेट और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको इंक्लूड करता है आरबीआई। तो ऐसे दो टाइप या दो मेजर पार्ट होते हैं शेड्यूल्ड बैंक के, कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव। अब हम बात करते हैं कि जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में बैंक शामिल होते हैं उससे बेनिफिट क्या मिलता है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि जो एलिजिबिलिटी होती है आरबीआई से बोरो करने की वो उसको हो जाती है। अगर वो सेकंड शेड्यूल में शामिल नहीं तो आरबीआई की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बैंक डूबे चाहे जो करे आरबीआई को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में रहता है तो अगर उसको कभी ऐसा लिक्विडिटी क्रंच होता है, टाइट लिक्विडिटी की सिचुएशन होती है, तो वो आरबीआई से फंड्स बोरो कर सकता है, जो भी नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग, रेपो से करे या फिर एमएसएफ से कर रहा है, बैंक रेट से कर रहा है, जो भी उसके पास जो तरीके हैं, जिस तरह कंडीशन है उससे वो बोरो कर सकता है। तो इसकी वजह से बैंक में कभी भी ना लिक्विडिटी का क्रंच नहीं आता है और ये एक तरीके का सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है बैंक को। इसके जो सेकंड शेड्यूल में शामिल होने के बाद जो बैंक होता है ऑटोमेटिकली
क्लियरिंग हाउस का मेंबर बन जाता है। तो इसकी वजह से जो चेक्स हैं या फिर जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है फास्टर हो पाती है, क्योंकि वो उसका मेंबर है तो बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से जो पेमेंट्स वो उसे प्रोसेस कर पाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप सेकंड शेड्यूल में आते हैं, शेड्यूल्ड बैंक बनते हैं, तो जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। मैं हमेशा कहता हूँ बैंक का पूरा धंधा ही क्रेडिबिलिटी का है। मतलब आप अपना चाहे 10 रुपये हो चाहे 10 लाख रुपए हो, किसी को देंगे तब जब आप उसे क्रेडिबल मानेंगे, जब आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। वरना आप 10 रुपये भी ऐसे व्यक्ति के पास या ऐसे इंस्टीट्यूट के पास नहीं छोड़ेंगे जिस पे आपको भरोसा ही नहीं है। तो भरोसा बढ़ता है, इससे लोगों को भी लगता है कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में शामिल है, शेड्यूल्ड बैंक है, तो इस पे भरोसा किया जा सकता है। आरबीआई की नज़र है इस पे, ये सारे नॉर्म्स पूरे कर रहा है, और अगर कभी लिक्विडिटी का क्रंच आएगा तो आरबीआई इसे बचाने का प्रयास करेगा या बोरो कर सकता है फंड वगैरह भी। तो ये सबसे बड़ा कह सकते हैं एक बेनिफिट मिलता है शेड्यूल्ड बैंक होने का, और इसी बेनिफिट की वजह से ही जो बैंक हैं वो आगे तरक्की करते हैं। आगे बात करते हैं इसके कुछ और फायदे हैं, जैसे जो आरबीआई के डिफरेंट ऑक्शंस होते हैं वो उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाता है, जो भी शेड्यूल्ड बैंक होता है, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का हो, ट्रेजरी बिल्स जैसे होते हैं, या फिर रेपो आपके जो ट्रांजेक्शन से ऑक्शंस होते हैं वो सब, तो सब में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, जिससे जो उसका रोल होता है इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में इम्प्रूव होता है। इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है कि जब तक वो शेड्यूल्ड बैंक नहीं रहता है तो जो कंप्लाइंसेज हैं वो पूरे करे ना करे, आरबीआई उस पर कुछ कह भी नहीं सकता। मान लीजिए कोई ऐसा बैंक है जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, तो वो आरबीआई कहेगा कि आपको भी पूरे करने चाहिए, क्योंकि जो कंप्लाइंसेज हमने बना रखे हैं वो इसीलिए बना रखे हैं ताकि कोई भी बैंक अच्छे तरीके से काम कर सके और लंबे समय तक टिक सके। लेकिन अगर कोई शेड्यूल्ड बैंक हो जाता है तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि सारे कंप्लाइंसेस को पूरा करना, सारे नॉर्म्स को पूरा करना। आरबीआई के इसके ऊपर जो डिफरेंट सर्कुलर्स आते हैं उनको ध्यान से देखना, उसको कंप्लाई करना, वो सब कुछ अब जरूरी हो जाता है। और ऐसा करने से ही जो बैंक है उसका जो हेल्थ है वो बनी रहती है। मतलब जैसे फिर अब यहाँ पे हो जाएगा कि उनको कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें जो कि सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट में लिखी हुई हैं, उन सब के थ्रू ये सारे कंप्लाइंसेस मैंडेटरी हो जाते हैं। जब तक वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है तब तक उसको कैश रिजर्व आरबीआई के साथ मेंटेन करना जरूरी ही नहीं है, वो अपने साथ करे। एसएलआर कर ले, एसएलआर तो खैर वैसे भी बैंक अपने साथ करते हैं, लेकिन कैश उसको आरबीआई के साथ रखना जरूरी नहीं है। लेकिन जब शेड्यूल्ड होगा तो उसको सीआरआर मेंटेन करना जरूरी ही होगा। आगे बात करते हैं इस एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक की। कब स्टार्ट हुआ? तो 2018 में लॉन्च हुआ था ये, जो कि एक सब्सिडरी है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड की। अब इसका फोकस ये है जो डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस हैं, पेपरलेस जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको प्रोवाइड करना। और इसे बनाया गया है कि ताकि जो स्मॉल सेविंग अकाउंट हैं, पेमेंट्स को लेकर के, रेमिटेंस को लेकर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके, हाउस होल्ड्स को टारगेट करना, स्मॉल बिजनेस को जो टारगेट करना, और ऐसे इंडिविजुअल्स को टारगेट करना जिनका जो फाइनेंशियल एक्सेस है वो लिमिटेड है। पेमेंट्स बैंक का मतलब जो काम है वही इसका काम है, सिंपल सी बात है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन मिस्टर धनंजय तांबे हैं और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मिस्टर अभिजीत कमालपुरकर। तो ये इसका एक कह सकते हैं कि छोटा सा ब्रीफ है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगर आप जानना चाहते हैं इसका पूरा एक हिस्ट्री कि कैसे स्टार्ट हुआ एनएसडीएल पूरा, तो उसकी पूरी ये हिस्ट्री यहाँ पे दिखा के रखी हुई है, आप इसे अपने समय के अनुसार पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं और हम बात करते हैं एक क्विक रिकैप टेबल की, जो हमने पढ़ा है कि जो शेड्यूल्ड बैंक है और शेड्यूल्ड जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है उनमें क्या अंतर होता है, क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो अगर बोरोइंग करनी है आरबीआई से तो जो शेड्यूल्ड या नॉन शेड्यूल्ड बैंक है वो एलिजिबल नहीं होता, लेकिन शेड्यूल्ड बैंक एलिजिबल होता है। क्लियरिंग हाउस का मेंबर ये होता ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक बन जाता है शेड्यूल्ड होने के साथ। मार्केट रेपुटेशन ये ग्रोइंग होता है, मतलब ठीक है बैंक ओपन हुआ है तो लोग थोड़ा भरोसा कर रहे हैं, लेकिन शेड्यूल्ड होने के साथ ही ये मार्केट रेपुटेशन इसका बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप होता है। रेगुलेटरी सुपरविज़न की बात करें, स्टैंडर्ड जो आरबीआई के रेगुलेटरी सुपरविजन हैं, अब ऐसा भी नहीं होता कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक होने की वजह से मैं भी जा कर के कोई बैंक खोल सकता हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सुपरविज़न की जहाँ तक बात है, जैसे सीआरआर मेंटेन है, एसएलआर मेंटेन है, बाकी जो बेसल नॉर्म्स वगैरह के वो हैं, वो इसमें स्टैंडर्ड ही रहता है। लेकिन जब शेड्यूल्ड हो जाता है तब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाएगा, मतलब बहुत कड़ाई से पालन करना पड़ता है। और इसी को लेकर के आप ऐसे भी न्यूज़ सुनते होंगे, किसी बैंक के ऊपर, किसी कंपनी के ऊपर आरबीआई ने फाइनेंशियल कुछ पेनाल्टी लगाई है, 2 लाख की, 10 लाख की, ऐसे, वो इसी वजह से होता है। फिर अगर कोई बैंक शेड्यूल्ड नहीं है
तो फिर वो गवर्नमेंट जो की सिक्योरिटीज़ का जो ऑक्शन होता है आरबीआई के द्वारा, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, लेकिन शेड्यूल्ड बैंक पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये हैं कुछ बिफोर एंड आफ्टर वाले यहाँ पे सिनेरियो शेड्यूल्ड बैंक होने ना होने के। तो आई होप आपको ये सारी न्यूज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। मैंने इस वीडियो को इसीलिए थोड़ा क्रिस्प रखा और इन्फॉर्मेटिव रखा ताकि चीज़ें समझ में आ सकें आपको, और इस तरह की और वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।